द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने पोलैंड पर हमला करके वहां के बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया, उन पर झूठे आरोप लगाकर। उन्हीं बंदियों में यानूस नाम का एक आर्मी ऑफिसर भी शामिल होता है। यानूस पर बहुत सारे झूठे आरोप लगाकर उसे एक पेपर पर साइन करने के लिए कहा जाता है, पर यानूस साइन करने से मना कर देता है। यानूस के मना करते ही उसके सामने बैठा ऑफिसर एक लेडी को अंदर बुलाता है। वो लेडी कोई और नहीं बल्कि यानूस की पत्नी होती है। यानूस की पत्नी ऑफिसर के सामने रोते हुए कहती है, मेरे पति कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करते हैं और विदेशों में जासूसी भी करते हैं। यानूस को विश्वास नहीं होता है कि उसकी पत्नी उसके खिलाफ झूठी गवाही दे रही है, पर यहाँ यानूस समझ जाता है कि इन लोगों ने उसकी पत्नी को झूठी गवाही देने के लिए टॉर्चर किया है। इसलिए यानूस अब अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहता और इस झूठे केस में उसे 20 साल की सजा सुनाई जाती है। अब यानूस को साइबेरिया के एक जेल में भेजा जाता है। ये जेल साइबेरिया के बर्फीले इलाके में होता है, जहाँ से किसी भी कैदी का भाग पाना लगभग इम्पॉसिबल था। अब वहाँ का जेलर आए हुए सभी नए कैदियों से कहता है, यहाँ हमारी बंदूकें, कुत्ते या वायर्स, ये तुम्हारी जेल नहीं है, बल्कि ये पूरी साइबेरिया यानी हजारों किलोमीटर फैला ये इलाका ही तुम्हारी कुदरती जेल है। और कुदरत कभी भी किसी पर रहम नहीं करती, पर फिर भी अगर कुदरत ने तुम पर रहम कर दिया तो यहाँ के जो लोग हैं वो तुम पर रहम नहीं करेंगे, क्योंकि हर भगोड़े कैदी पर हमने इतना इनाम रखा है कि उसके लालच में कोई कुछ भी कर सकता है। अब रात में सभी कैदी खाना खाने के लिए जाते हैं। तभी यानूस की नजर एक बूढ़े कैदी पर जाती है जो काफी भूखा था और कमजोर भी। उस कैदी की ऐसी हालत देखकर यानूस अपना खाना उसे दे देता है। ये देखकर स्मिथ नाम का एक कैदी यानूस से कहता है, क्या तुम्हें आधे राशन पर यहाँ जिंदा रहना है? ये दया यहाँ पर तुम्हारी जान ले सकती है। तभी वहाँ पर एक कैदी आता है। वो यानूस से कहता है, मैं एक एक्टर हूँ, मैंने एक फिल्म में अमीर आदमी का किरदार किया, जिस कारण मुझे गिरफ्तार कर 10 साल की सजा सुनाई गई। ये सुनकर यानूस को काफी आश्चर्य होता है। यानूस उस एक्टर से पूछता है, क्या यहाँ से आज तक कोई भाग पाया है? एक्टर कहता है, नहीं, और तुम भी इस बारे में सोचना मत, वरना तुम्हारी डेड बॉडी भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। अब अगली सुबह सभी कैदियों को जंगल में पेड़ काटने के लिए ले जाया जाता है। वहाँ यानूस अपने चारों तरफ देखता है कि कहीं से उसे यहाँ से भागने का रास्ता मिल जाए, पर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ हर तरफ कड़ी सुरक्षा थी। अब रात होने पर वो एक्टर यानूस के पास आता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो और मैं भी यही चाहता हूँ। दरअसल कई दिनों से मैं तुम्हारे जैसे साथी के तलाश में था, जिसमें ताकत हो और भागने का साहस भी। यानूस जो यही चाहता था वो उस एक्टर से कहता है, वो तो ठीक है, मगर हम जाएंगे कहाँ? इस पर एक्टर कहता है, हम अभी बेकाल झील से 500 किलोमीटर उत्तर में हैं। हमें किसी तरह बेकाल झील तक पहुँचना होगा, फिर हम उस झील के किनारे होते हुए मंगोलिया के बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से आगे का रास्ता हमारे लिए काफी आसान होगा, पर इसके लिए हमें ठंड के कम होने का इंतजार करना होगा। साथ ही ढेर सारा खाना भी इकट्ठा करना होगा, क्योंकि हमारा सफर हजारों किलोमीटर का होने वाला है। अब अगले दिन से ही ये दोनों जेल से भागने की तैयारी शुरू कर देते हैं, मतलब कि अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा करने लगते हैं। अब एक दिन जब सभी कैदी लकड़ियां काट कर जंगल से वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कुछ कैदी खड़े खड़े ही अपनी सांसें छोड़ देते हैं। ये देखकर स्मिथ नाम का वो बूढ़ा कैदी ड्यूटी पर लगे ऑफिसर से कहता है कि हमें जंगल में चलना चाहिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। पर वो ऑफिसर स्मिथ की बात नहीं मानता और कहता है, सबके सब यहीं खड़े रहो, वरना सभी को गोली मार दूंगा। ये सुनकर स्मिथ अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ता है और कहता है कि गोली चलाना है तो चला दो, क्योंकि वैसे भी ठंड से हम मारे ही जाएंगे। स्मिथ के जंगल जाते ही तूफान और तेज हो जाता है। ऑफिसर को समझ आ जाता है कि अगर वो जंगल की ओर नहीं गया तो कैदियों के साथ वो खुद भी मारा जाएगा। इसलिए अब वो भी सभी कैदियों को लेकर जंगल के अंदर चला जाता है, जहाँ सभी कैदी पेड़ के टहनियों से झोपड़ी बनाते हैं और तूफान थमने तक वहीं छुपे रहते हैं। अब वापस जेल आते ही ऑफिसर सभी कैदियों को लाइन से खड़ा कर देता है। फिर उनमें से स्मिथ और यानूस सहित कुछ और कैदियों को सजा के रूप में अगले दिन खदान में काम करने के लिए भेज देता है। दरअसल उस खदान में सरवाइव करना कैदियों के लिए नर्क से कम नहीं होता था, क्योंकि उस खदान में बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती थी, जिससे कैदियों का दम घुटने लगता था। और यही होता है यानूस के साथ। दरअसल वहाँ के जहरीली गैसों के संपर्क में आने से यानूस को भ्रम होने लगता है। उसे लगता है कि वो अपने घर पहुँच चुका है, और जैसे ही वो अपनी कदम आगे बढ़ाता है, अचानक स्मिथ उसे रोक लेता है,
क्योंकि अगर स्मिथ उसे नहीं रोकता तो सामने खड़े गार्ड्स उसे गोलियों से छल्ली कर देते। अब यानुस स्मिथ से कहता है अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। उस एक्टर के पास यहाँ से बाहर निकलने का एक प्लान है। ये सुनते ही स्मिथ कहता है वो एक्टर एक झूठा इंसान है, वो डरपोक है, वो यहाँ आने वाले सभी नए कैदियों से इसी तरह की बातें करता है। पर अगर तुम सच में यहाँ से भागना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानुस कहता है आखिर तुम मेरा साथ क्यों दोगे? इस पर स्मिथ कहता है क्योंकि मैं जान चुका हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए अगर मैं कहीं गिरा तो मुझे पता है कि तुम मुझे उठा लोगे। अब उसी रात यानुस 7 लोगों के साथ मिलकर उस जेल से भागने का प्लान बनाता है। इसमें 2 लोग सबसे अलग होते हैं। एक होता है वाल्का जो एक क्रिमिनल है, तो वहीं दूसरा होता है काजिक जिसे रात में दिखाई नहीं देता। उस रात काफी तेज बर्फीली हवाएं चल रही होती है, इसलिए वो एक्टर यानुस से कहता है कि आज रात हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। इस पर यानुस कहता है आज की रात ही निकलना हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि बर्फीली हवाओं के कारण हमारे पैरों के निशान ढक जाएंगे, जिससे गार्ड्स हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। अब जेल से निकलने के लिए इनमें से किसी को कम से कम 10 मिनट के लिए जेल के जनरेटर को बंद करना होगा। स्मिथ कहता है ये काम मैं करूँगा, क्योंकि वो एक इंजीनियर था। आधी रात होते ही स्मिथ जेल के जनरेटर को बंद करने में सफल रहता है। अब लाइट के कटते ही बड़ी ही चालाकी से 7 कैदी उस जेल से फरार हो जाते हैं। कैदियों के भागने की जानकारी मिलते ही गार्ड्स उनके पीछे दौड़ते हैं, मगर तेज बर्फीली हवाएं चलने के कारण वे लोग आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए वो अपने कुत्तों को उनके पीछे छोड़ देते हैं। उधर यानुस अपने साथियों के साथ लगातार जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है, पर बर्फीली हवाएं चलने के कारण उन्हें भी आगे बढ़ने में काफी मुश्किल हो रही थी। ये देखकर यानुस वाल्का यानी कि उस क्रिमिनल से उसका चाकू मांगता है। फिर उस चाकू से जंगल की लकड़ियों से छाल निकालकर सभी के लिए यानुस मास्क बनाता है। मास्क इसलिए ताकि तेज बर्फीली हवाओं के बीच भी ये लोग बिना रुके आगे बढ़ पाए। अब मास्क पहनकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। फाइनली सुबह होते होते ये लोग झील से काफी दूर आ जाते हैं और अब एक जगह बैठकर यानुस सभी के द्वारा लाए गए खाने को इकट्ठा कर अनुमान लगाता है कि इनका लाया हुआ खाना 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं चलेगा, जबकि इनका सफर काफी लंबा होने वाला है। अब ये लोग बिना रुके वहाँ से फिर से चलना शुरू करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद यानुस एक जगह रुकता है, क्योंकि यानुस को पता था कि उसे दक्षिण की ओर जाना है, यानी बेकाल झील से होते हुए मंगोलिया के बॉर्डर तक। इसलिए वो धूप में पत्थर को रखकर दिशा का अनुमान लगाता है और फाइनली उसे दक्षिण दिशा का पता चल जाता है और अब वो अपने साथियों को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ता है। लगातार चलते चलते रात हो जाती है, इसलिए ये लोग एक जगह रुकते हैं। यानुस कहता है ठंड काफी बढ़ने वाली है, इसलिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होगी। अब सभी लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जंगल के हर दिशा की ओर चले जाते हैं। काजिक भी लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। काजिक वही लड़का है जिसे रात में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। अब कुछ देर बाद सभी लोग लकड़ियाँ लेकर वापस आ जाते हैं, पर काजिक वापस नहीं आता। ये देखकर सभी जंगल की ओर वापस जाते हैं काजिक को ढूंढने, पर काजिक इन्हें कहीं नहीं मिलता। अब सभी थक हार कर वापस अपने जगह पर आ जाते हैं, पर जैसे ही अगली सुबह होती है इन्हें इनसे कुछ ही दूरी पर काजिक बैठा हुआ नजर आता है। अब जैसे ही ये काजिक के पास जाते हैं ये देखते हैं कि काजिक वहाँ बैठा बैठा जम चुका है, यानी कि अब उसकी मौत हो चुकी है। इन सभी के पास वक्त ज्यादा नहीं होता, इसलिए ये लोग काजिक को वहीं बर्फ के अंदर दफना देते हैं। अपने साथी के खोने का इन्हें बहुत दुख होता है, पर यानुस कहता है फिक्र की कोई बात नहीं है, आज एक आजाद इंसान की मौत हुई है। अब ये लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और कई दिनों तक लगातार सफर करते हैं। इस दौरान इनका खाना पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये इतने भूखे होते हैं कि कीड़े मकोड़ों को भी खाना शुरू कर देते हैं, पर अब भी ये लोग बेकाल झील से काफी दूर थे, क्योंकि ये रास्ता भटक चुके थे। एक रात सभी सो रहे होते हैं, तभी अचानक इन्हें कुछ भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही ये उस आवाज का पीछा करते हैं ये देखते हैं कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए हिरन को नोच कर खा रहे हैं। ये देखते ही ये लोग उन भेड़ियों को मारकर वहाँ से भगा देते हैं और खुद ही जानवरों की तरह उस हिरन को नोच कर खाने लगते हैं। यानुस दूर से ये सब देख रहा होता है। अब अगली सुबह यानुस सभी से कहता है मैं बेकाल झील को ढूंढने जा रहा हूँ, अगर मैं 1 हफ्ते में वापस नहीं आया तो समझना मैं नहीं
नहीं रहा। अब यानूस खतरनाक जंगल और पहाड़ों के रास्ते बिना रुके आगे बढ़ता है। अपने इस सफर के दौरान यानूस को बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार उसे भ्रम भी होता है कि वो अपने घर पहुंच चुका है, मगर वो फिर भी इन मुश्किल हालातों से लड़ते हुए आगे बढ़ता है। अब कुछ दिनों बाद यानूस अपने दोस्तों के पास वापस आता है और इनसे कहता है कि मैंने झील ढूंढ लिया, वो यहाँ से 3 दिन की दूरी पर है। ये कहते ही यानूस बेहोश हो जाता है। अब ये लोग जल्दी से आग जलाते हैं और यानूस को गर्म करते हैं। अगली सुबह होते ही यानूस अपने साथियों को लेकर निकल पड़ता है बेकाल झील की ओर और फाइनली ये सभी बेकाल झील तक आ जाते हैं। यहाँ आकर पहली बार सभी राहत की सांस लेते हैं। अब ये लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं मंगोलिया की ओर। पर ये सभी कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि ये देखते हैं कि एक लड़की इनका पीछा कर रही है। पूछने पर वो लड़की बताती है कि वो कई दिनों से इनके पीछे है। दरअसल वो भी रसियन से डरकर भाग रही है और इन लोगों से सुरक्षा चाहती है। यहाँ यानूस तो उस लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार होता है, मगर उसके बाकी साथी इसके लिए तैयार नहीं होते। इसलिए ये लोग उस लड़की को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद इन्हें झील के किनारे दलदल में एक बड़ा सा हिरन फंसा हुआ दिखता है। मौका देखकर ये लोग उसका शिकार कर लेते हैं और उसे लेकर आगे बढ़ जाते हैं। अब इनके पास खाना था। ये देखकर इनका एक साथी उस लड़की को जंगल से ढूंढकर ग्रुप के पास ले आता है। अब ग्रुप के सारे मेंबर्स भी उस लड़की को ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास अब कई हफ्तों का खाना जमा हो चुका था। रात में ये लोग अपने साथ उस लड़की को भी भरपेट खाना खिलाते हैं। फिर उसे झील के किनारे सभी आराम करते हैं और सुबह होते ही चल पड़ते हैं आगे की ओर। अब कुछ दिन लगातार सफर करने के दौरान वो लड़की इन सब से अच्छी तरह घुल मिल जाती है और अपने बारे में बताती है कि उसका नाम इरीना है। उसके माता पिता पोलैंड से थे। वो एक क्रांतिकारी बनना चाहते थे, मगर उन पर जासूसी का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया और उसका भाई मारा गया। वो सिर्फ 10 साल का था, पर इरीना किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग पाई। अब कुछ और दिनों के सफर के बाद ये लोग मंगोलिया बॉर्डर के करीब पहुँच जाते हैं। ये देखते हैं कि बॉर्डर के आसपास बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ सैनिक भी हैं। इसलिए ये लोग रात होने का इंतजार करते हैं और रात होते ही फाइनली ये मंगोलिया बॉर्डर पार कर लेते हैं। पर बॉर्डर पार करते ही इनका एक साथी वॉल्का यानूस से कहता है अब वक्त आ गया है मुझे तुम सबको बाय बोलने का। दरअसल वॉल्का अमेरिका जाना चाहता था, इसलिए वो इन सबको बाय बोलकर निकल पड़ता है अपने रास्ते। अब बाकी बचे 6 लोग मंगोलिया के अंदर जाने लगते हैं। पर कुछ दूर चलते ही ये देखते हैं कि मंगोलिया की एंट्री गेट पर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर स्टालिन की फोटो लगी हुई है। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि मंगोलिया पर भी कम्युनिस्ट ने कब्जा कर लिया। अब यहाँ इनकी हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए इन्होंने वो दिन भी देखे जिनकी इन्होंने कल्पना नहीं की थी। पर यानूस यहाँ भी हार नहीं मानता। वो कहता है हम तिब्बत के रास्ते इंडिया जाएंगे, क्योंकि वहाँ अभी भी ब्रिटिश का राज है, इसलिए हमें वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। पर इन्हें इंडिया जाने के लिए विशाल हिमालय को पार करना होगा, जो कि इनके लिए काफी मुश्किल भरा रास्ता होने वाला है। अब ये सभी हजारों किलोमीटर के इस लंबे सफर को तय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक लंबी दूरी तय करने के बाद इन्हें सामने विशाल रेगिस्तान दिखाई देता है, जिसे इन्हें पार करना होगा। पर रेगिस्तान में बिना खाना और पानी के सरवाइव करना इतना भी आसान नहीं होता। अब उस रेगिस्तान में अपनी भूख को मिटाने के लिए ये लोग रेगिस्तानी कीड़े मकोड़ों को पकड़कर खाते हैं और पानी कम होने के कारण प्यास बुझाने के लिए ये छोटे छोटे कपड़ों को भिगाकर उसे चूसते हैं और वहीं धूप से बचने के लिए ये अपने कोट का इस्तेमाल करते हैं। अब लगातार उस रेगिस्तान में चलते चलते ये काफी थक जाते हैं। इनके पास जो पानी था वो भी खत्म हो चुका था। तभी स्मिथ की नजर सामने कुछ दूर जाती है और उसे वहाँ पानी दिखाई देता है। पर यानूस कहता है वो पानी नहीं है, बस तुम्हारी आंखों का धोखा है और कुछ नहीं। हमें दक्षिण की ओर जाना है, न कि पूर्व की ओर। पर यहाँ स्मिथ यानूस की बात नहीं मानता और लगातार उस दिशा की ओर भागता है जहाँ उसे पानी दिखाई दे रहा था। स्मिथ के पीछे बाकी लोग भी दौड़कर उस जगह पर जाते हैं और वहाँ सच में बहुत ही साफ पीने का पानी होता है, जिसे देखकर ये लोग काफी खुश होते हैं और भरपेट पानी पीते हैं। अब रात होने पर सभी कहते हैं यहाँ पानी का अच्छा स्रोत है, हमें कुछ दिनों तक यहाँ रुक जाना चाहिए। इस पर यानूस कहता है नहीं, भले ही यहाँ पानी का अच्छा स्रोत है, पर खाने को यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ रुके तो भूख के कारण हम काफी कमजोर हो जाएंगे और कुछ दिनों के बाद हम चलने की हालत में भी नहीं रहेंगे, इसलिए समय रहते हमें यहाँ से निकलना होगा। अब अगले दिन सभी यानूस की बात मानकर इनके पास जितने भी बर्तन होते हैं उसमें ये पानी भरते हैं
और फिर चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। कुछ घंटे लगातार चलने के बाद इन्हें सामने से आता हुआ काफी भयानक रेतीला तूफान दिखाई देता है, जिससे बचने के लिए ये लोग जल्दी से एक गड्ढे में छिप जाते हैं। इस रेतीले तूफान में ये लोग तो बच जाते हैं, मगर इनके द्वारा लाया हुआ पानी नहीं बचता, जो अब इनके लिए मुसीबत साबित होने वाली थी। अगले दिन इरीना चलते चलते अचानक गिर जाती है। दरअसल पानी न मिलने के कारण उसे लू लग गई थी और उसके पैर भी बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। अब मिस्टर स्मिथ और बाकियों को समझ आ चुका था कि इरीना की हालत काफी खराब हो चुकी है, पर यहाँ इरीना किसी की भी कमजोरी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो सबको दिखाने की कोशिश करती है कि वो ठीक है, वो चल सकती है। पर कुछ दूर चलने के बाद वो फिर से गिर जाती है। ये देखकर आंद्रे उसे अपनी गोद में उठा लेता है और चलने लगता है। पर कुछ दूर आगे चलने के बाद इरीना हिम्मत खो देती है। वो आंद्रे से कहती है, मुझे नीचे उतार दो, मैं सोना चाहती हूँ। और ये कहते ही इरीना हमेशा के लिए सो जाती है। अब ये लोग इरीना को उसी रेगिस्तान में दफनाकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के अलावा इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पर कुछ दूर और चलने के बाद इनके पास जो आखिरी पीने का पानी बचा हुआ था वो भी खत्म हो जाता है। अब जैसे ही रात होती है, भूख और थकान के कारण इनका एक और साथी मौत की नींद सो जाता है। वो एक आर्टिस्ट था। अब बचे हुए ये 4 लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, पर हर कदम के साथ इनकी हालत खराब होती जा रही थी। लेकिन फिर भी ये लोग हार नहीं मानते और लगातार चलते हुए कई दिनों के बाद आखिरकार रेगिस्तान के आखिरी छोर तक पहुंच ही जाते हैं। और यहाँ यानुस की नजर सामने ऊंचे पहाड़ों पर जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वहाँ पीने का पानी जरूर होगा। वो यानुस से कहता है, तुम लोग आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अब मैं और नहीं चल सकता। पर अपने मंजिल के इतने पास आकर यानुस स्मिथ को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो अपने दोनों साथियों से कहता है, तुम लोग आगे बढ़कर पानी ढूंढो, मैं स्मिथ को लेकर पीछे से आ रहा हूँ। अब रात होने पर ये लोग एक जगह रुकते हैं, मगर इन्हें पीने का एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। पर फिर भी काफी थके होने के कारण ये लोग वहीं सो जाते हैं। अब अगली सुबह जैसे ही जोरान की नींद खुलती है, वो देखता है कि उसके पैरों के पास से एक सांप रेंगता हुआ पहाड़ों के ऊपर जा रहा है। जोरान जल्दी से उस सांप को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। उस पहाड़ी पर चढ़ते ही जोरान को वहाँ पानी का एक स्रोत मिलता है, जहाँ पहाड़ों से बहुत ही कम मात्रा में पानी रिस रहा था, जिससे ये लोग चाट चाट कर अपनी प्यास बुझाने लगते हैं। यानुस स्मिथ के मुंह में भी कुछ बूंदे पानी की डालता है और ये लोग उस सांप को पकड़ने में भी कामयाब हो जाते हैं, जिसे पकाकर खाने के बाद इनकी थोड़ी सी भूख मिटती है। लेकिन स्मिथ, जिसकी हालत सच में काफी खराब हो गई थी, वो यानुस से कहता है कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, तुम लोग आगे बढ़ जाओ। स्मिथ की बात सुनकर यानुस उसके बेटे के बारे में बातें करने लगता है, ताकि उसके अंदर हिम्मत आ जाए। दरअसल स्मिथ के बेटे डेविड को रसियन ने मार डाला था। स्मिथ यानुस से कहता है, डेविड का नाम लेने से वो वापस नहीं आ जाएगा। डेविड को रसिया मैं लेकर आया था, पर रसियन ने मेरे बेटे से मेरे खिलाफ गवाही दिलवाई और फिर उसे मार डाला। मैं चाहता तो खुद को मार लेता, पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं खुद को जिंदा रखकर खुद को सजा देना चाहता था। इस पर यानुस कहता है, मेरी पत्नी को भी उन लोगों ने मेरे खिलाफ बयान देने के लिए टॉर्चर किया, पर मेरी पत्नी जिंदा है और मुझे पता है कि वो इन सब के लिए खुद को ही दोषी मान रही होगी, इसलिए मुझे जल्दी से उसके पास जाना है, ये बताने के लिए कि जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, हमें तो उस गलती की सजा मिली जो हमने कभी की ही नहीं। यानुस की बातें सुनकर स्मिथ के अंदर काफी हिम्मत आ जाती है और अगली सुबह होती ही स्मिथ एक नए जोश के साथ फिर से चलना शुरू कर देता है। ये देखकर सभी को काफी आश्चर्य होता है। अब कुछ समय के सफर के बाद ये लोग चीन के विशाल दीवार के पास पहुंच जाते हैं, पर ये लोग यहाँ नहीं रुकते, क्योंकि इन्हें तो तिब्बत के रास्ते इंडिया जाना था, इसलिए ये लोग तिब्बत की ओर निकल पड़ते हैं। हालांकि रास्ता काफी कठिन था, मगर फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते और लगातार चलते हुए आखिरकार तिब्बत के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ आते ही इन्हें एक आदमी मिलता है जो पास के ही गांव तक इन्हें लेकर जाता है। वहाँ का सरदार इन सभी का बहुत अच्छी तरह से स्वागत करता है। ये लोग उस सरदार से इंडिया जाने की बात करते हैं
सरदार कहता है सिक्किम के रास्ते इंडिया जाने का एक रास्ता है, मगर अभी ठंड का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए आप सभी को 3 महीनों तक यहाँ रुककर इंतजार करना होगा मौसम के बदलने का। यानूस अपने दोस्तों से कहता है मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, क्योंकि अगर हम अभी यहाँ रुक गए तो हम थक जाएंगे, फिर हमारा आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। स्मिथ कहता है मैं तो यहाँ से लासा जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर यूएस मिलिट्री का ऑपरेशन चल रहा है, जिसके द्वारा मैं अमेरिका आसानी से पहुँच सकता हूँ। अब रात में सभी वहीं सो जाते हैं, मगर सुबह होते ही यानूस अकेला ही इंडिया जाने के लिए निकल पड़ता है। अब यानूस को अकेला जाता हुआ देखकर उसके दोनों साथी उसके पीछे चल देते हैं और स्मिथ वहीं रुक जाता है। अब ये तीनों लगातार सफर करते हुए सिक्किम तक पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी गांव वाले इनका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। यानूस और उसके दोनों साथी अपने इस सफर की जीत को हासिल करके बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इन्होंने लगातार रसिया से इंडिया तक पैदल चलते हुए 6400 किलोमीटर का सफर तय किया। इस सफर में इनके कुछ साथी मारे गए और बहुत सी मुश्किलों का सामना इन्होंने मिलकर किया, जिसकी कल्पना इन्होंने सपनों में भी नहीं की थी। पर यहाँ यानूस का सफर खत्म नहीं होता, बल्कि वो लगातार सालों साल चलता रहता है, एक देश से दूसरे देश। पर वो पोलैंड इसलिए नहीं जाता क्योंकि पोलैंड पर अभी भी कम्युनिस्ट का कब्जा था। पर जब पोलैंड आजाद हुआ तब यानूस अपने घर पहुंचा, और ये वही सीन होता है जिसे यानूस अक्सर इमेजिन किया करता था। वो दरवाजे के सामने रखे एक पत्थर से घर की चाबी निकालता है, और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है वो देखता है कि उसकी पत्नी सामने बैठी हुई है। वो बूढ़ी हो चुकी है, वहीं यानूस भी अब बूढ़ा हो चुका था। यानूस अपनी पत्नी के पास जाकर बैठता है और फिर दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं, और इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।